मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितनी है, मेल्स में लिटरेसी रेट कितना है, फीमेल्स में लिटरेसी रेट कितना है, कौन व्यक्ति कौन से रिलीजन को बिलोंग करता है, कौन गांव में रहता है, कौन शहर में रहता है। समाज के लिए भी लोगों का होना जरूरी है और देश को आगे ले जाने के लिए यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, इकोनॉमी के लिए भी लोगों का होना जरूरी है। मतलब पूरे वर्ल्ड में जो लैंड एरिया है उसमें से सिर्फ 2.5% एरिया हमारे भारत देश के पास है। यार पहले मैं बोल रही हूँ कि एक साल में 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं, अगले साल चलो 90 बच्चे पैदा हो रहे हैं, फिर उसके बाद 80 बच्चे पैदा हो रहे हैं। ऑल्दो आपका ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो रहा है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी इस क्लास में। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की इस क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है पॉपुलेशन। यस, तो आज की इस क्लास में हम लोग जनसंख्या की बात करने वाले हैं। और बच्चों ये जो चैप्टर है ये काफी ज्यादा आसान सा चैप्टर है, बिकॉज ये चैप्टर हमको हमारे ही बारे में बताता है। हम ही तो हैं देश की पॉपुलेशन जो हमने इतनी ज्यादा एक तरीके से बढ़ा दी है। हमारा देश एकदम टॉप मोस्ट लेवल पर आ गया है इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन, अहेड ऑफ एवरीवन एल्स। ऑल्दो इस रेस में जीतना कोई खुशी की बात नहीं है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, बट इट्स एक्चुअली अ मैटर ऑफ कंसर्न। क्यों है ये मैटर ऑफ कंसर्न? बिकॉज देश में रिसोर्सेज इतने नहीं है, देश में जगह इतनी नहीं है जितने ज्यादा लोग हैं, जिसकी वजह से हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है, काफी ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है। तभी थोड़ी दिक्कत की बात है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर सिर्फ दिक्कत की बात ही नहीं करेंगे, उसके अलावा हम ये भी जानेंगे बच्चों की पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ द डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ द बर्थ रेट्स, डेथ रेट्स, हर चीज, हर एक एंगल जो है पॉपुलेशन का उसको हम एनालाइज करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फटाफट से आते हैं, इट्स अ वेरी वेरी इजी चैप्टर। देखो बात हो रही है The people are important to develop the economy, society, people make use resources, are themselves resources with varying quality। तो हमें पता है कि लोगों की जरूरत होती है इस इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए भी और सोसाइटी में भी। अब कोई सोसाइटी है, कोई समाज है, समाज में लोग तो होने चाहिए ना, लोगों से ही तो समाज बनता है। समाज के लिए भी लोगों का होना जरूरी है और देश को आगे ले जाने के लिए यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, इकोनॉमी के लिए भी लोगों का होना जरूरी है। लोग होंगे, लोग काम करेंगे, लोग पैसे कमाएंगे, तभी तो इकोनॉमी आगे जाएगी। उसी के साथ साथ लोग ही हैं जो कि रिसोर्सेस को इस्तेमाल में लाते हैं और वो खुद भी एक रिसोर्स हैं। बच्चों हमने ना ये चीज पढ़ रखी है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो भी तो एक रिसोर्स है, वो भी तो एक रिसोर्स है ना। पीपल एज अ रिसोर्स में पढ़ा नहीं है। और अगर यही ह्यूमन बीइंग्स रिसोर्सेस बन जाएंगे, मतलब यही ह्यूमन बीइंग्स एक एसिड बन जाएंगे, तो देश कितना आगे जा सकता है। सो ह्यूमन बीइंग भी एक रिसोर्स है और ह्यूमन बीइंग ही बाकी रिसोर्सेस को इस्तेमाल में लाता है। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि कोयला जो है बच्चों, कोल एक रिसोर्स है, ठीक है। कोल जो है अब कहीं ना कहीं डिपॉजिटेड है। टिल द टाइम ह्यूमन बीइंग्स ने वो टेक्नोलॉजी नहीं बनाई, उन्होंने एक तरीके से वो स्किल्ड लोगों को नहीं लेकर आए, उन्होंने उस पूरे प्रोसेस को ऑर्गेनाइज नहीं करा, कोल को एक्सट्रैक्ट नहीं करा, उसको यूज में नहीं लाया, उसको रिफाइन नहीं करा, ये सारी चीजें ह्यूमन बीइंग्स नहीं करी है। दैट इज द रीजन वो कोल जो कि एक रिसोर्स है वो हमें मिल पाया है, उसको हम यूज कर पाए हैं। ऐसे ही बाकी सारे रिसोर्सेस का इस्तेमाल सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स की वजह से ही हो पाया है। अगर ह्यूमंस नहीं होंगे तो रिसोर्सेस का कोई फायदा नहीं है, आप उन्हें यूज ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट इज द ह्यूमंस which have actually made use of these resources। जैसे इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आएगा, coal is a piece of rock until people were able to invent technology to obtain it and make it a resource। कोल कुछ भी नहीं था, वो एक पत्थर का टुकड़ा ही तो था, पीस ऑफ रॉक ही तो था, बट टिल द टाइम पीपल वर एबल टू इन्वेंट टेक्नोलॉजी टू ऑब्टेन इट एंड मेक इट अ रिसोर्स। ये तो लोग हैं जिन्होंने वो टेक्नोलॉजी बनाई जिससे कि लोग कोल तक पहुंच सके, फिर उस कोल को रिफाइन करा, है ना, फिर तभी तो लोग उसे इस्तेमाल कर सके। इन्वेंट करी टेक्नोलॉजी, उसको ऑब्टेन करा और उसको एक रिसोर्स बना पाए, सब कुछ लोगों ने ही तो करा है। उसी के साथ नेचुरल इवेंट्स कोई भी होते हैं, जैसे हम कभी बोलते हैं बाढ़ आ गई है, कहीं सूखा पड़ गया है, कहीं साइक्लोन आ गया है, ठीक है। तो ये जितने भी इवेंट्स आते हैं, चाहे फ्लड है, सुनामी है, हर चीज एक डिजास्टर तभी बनते हैं जब वो किसी मतलब कहीं लोगों को अफेक्ट करते हैं, किसी विलेज के लोगों को या टाउन के लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं, तभी जाकर ही तो वो डिजास्टर बनते हैं। ऐसी कोई चीज डिजास्टर थोड़ी ना होती है, बिकॉज इट इज अफेक्टिंग द पीपल, दैट इज वाई इट इज नोन एज अ डिजास्टर, है कि नहीं? ठीक है ना, सभी को बात समझ में आई है नाउ? तो एवरीथिंग इन आवर सोसाइटी एंड ऑल अराउंड अस इज सीन एज समथिंग, बिकॉज उससे लोग रिलेटेड है।
तभी वो चीज उस तरीके से देखी जा रही है। किसी चीज को डिजास्टर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, लोग उससे अफेक्ट हो रहे हैं। साथ ही में resources, calamities, disasters are only meaningful in relation to human beings. कोई भी चीज, चाहे वो कोई संसाधन है, चाहे वो कोई कैलामिटी है, कोई आपदा है, कोई डिजास्टर है, वो चीज तभी मीनिंगफुल होगी जब वो लोगों को अफेक्ट करेगी। Human beings, producers, consumers of Earth's resources. Important to know how many people are there in the country, where do they live, how and why their numbers are increasing, and what are their characteristics. तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ये जानना कि कितने लोग हमारे देश में रह रहे हैं, कहां पर रह रहे हैं, मतलब यूपी में कितने हैं, बिहार में कितने हैं, कलकत्ता में कितने हैं, ठीक है, बंगाल में मतलब कितने हैं, कलकत्ता ही नहीं सिर्फ बंगाल में कितने हैं, ठीक है, कहां रह रहे हैं, क्यों उनके नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी नीड टू नो। सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अस विद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। और बच्चों इसी वजह से सेंसस को कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है, और इसी सेंसस के कंडक्ट होने से हमें पता चलता है, बहुत से इंसाइट्स हमें मिलते हैं पॉपुलेशन के बारे में। अब मैम ये सेंसस होता क्या है? तो बच्चों सेंसस एक तरीके से एक ऑफिशियल एनुमरेशन है ऑफ द पॉपुलेशन डन पीरियोडिकली, तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। फर्स्ट सेंसस 1872 में सबसे पहली बार सेंसस हुआ था, अंग्रेजों ने करवाया था हमारे देश में। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो है ये हुआ था सेंसस, फर्स्ट सेंसस इसको बोल सकते हैं, लेकिन कंप्लीट सेंसस नहीं बोल सकते। लेकिन अगर कंप्लीट सेंसस की बात करें कि जहां पे हर एक कैरेक्टरिस्टिक को देखा गया था, कितने लोग हैं देश में, कितने मेल हैं, फीमेल हैं, क्या किसके रिलीजन है, कौन किस रिलीजन को बिलोंग करता है, कौन विलेज में रहता है, कौन अर्बन एरिया में रहता है, कौन किस प्रोफेशन को मतलब किस प्रोफेशन में एंगेज्ड है, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है आपकी पॉपुलेशन की रिगार्डिंग, ये सारी इंफॉर्मेशन सेंसस में निकाली जाती है, ठीक है। तो एक कंप्लीट सेंसस ऑर्गेनाइज हुआ था 1881 में, और उसके बाद से सेंसस जो है रेगुलरली हर 10th ईयर के बाद होता है, मतलब हर 10 साल में एक सेंसस कंडक्ट कराया जाता है, जस्ट टू नो कि पिछले 10 साल और अब में क्या क्या चेंजेस पॉपुलेशन में आ गए हैं, ठीक है। तो इट्स एन एनुमरेशन, इसको आप जनगणना भी बोल सकते हो, पर उसी के साथ साथ बच्चों इसमें ना सिंपल सी चीज ये है कि सिर्फ नंबर्स को ही आप एनुमरेट नहीं कर रहे हैं, आप बहुत सी जो लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको भी देखने वाले हो, मतलब कि मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितनी है, मेल्स में लिटरेसी रेट कितना है, फीमेल्स में लिटरेसी रेट कितना है, कौन व्यक्ति कौन से रिलीजन को बिलोंग करता है, कौन गांव में रहता है, कौन शहर में रहता है, कौन अबव पॉवर्टी लाइन है, कौन बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो ये सारी चीजें ना पता चलती हैं थ्रू द सेंसस दैट इज कंडक्टेड इन इंडिया एवरी 10th ईयर, हर 10 साल में। नाउ अब बात करते हैं हमारी पॉपुलेशन साइज और डिस्ट्रीब्यूशन की, इंडियाज पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स। तो बच्चों लास्ट हमारे पास डेटा 2011 का है, तो मार्च 2011 में अगर बात करें हमारी पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या की, तो इट स्टूड एट 1210.6 मिलियन विच अकाउंट्स फॉर मोर देन 17% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। मतलब हमारे देश में बच्चों 1210.6 मिलियन लोग रहते हैं, जो कि वर्ल्ड की जनसंख्या के 17% से भी थोड़े से ज्यादा है। अप्रोक्सीमेटली 17% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन आवर कंट्री, बट these 1.21 billion people are unevenly distributed over the country's vast area of 3.28 million square kilometers, which accounts for 2.4% of the world's area. देखो दिक्कत क्या है, एक दिक्कत ये है कि अगर वर्ल्ड में बात करी जाए तो इंडिया के पास, ठीक है, इंडिया के पास बच्चों कितना एरिया है, इंडिया के पास एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, इतना एरिया मौजूद है। अब ये जो इतना एरिया है ये हमारे वर्ल्ड का 2.4% एरिया है सिर्फ। कितना एरिया है ये? 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया हम ऑक्यूपाई करते हैं। मतलब पूरे वर्ल्ड में जो लैंड एरिया है उसमें से सिर्फ 2.5% एरिया हमारे भारत देश के पास है, पर उस 2.5% एरिया में हमारे पास वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन से भी ज्यादा है, 17% पॉपुलेशन हमारे देश में रह रही है। तो आप सोच सकते हैं कि एरिया पॉपुलेशन के हिसाब से काफी ज्यादा कम है, प्लस पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एरिया कम है, जिस वजह से हमारे रिसोर्सेज जो है, जो इंडिया में लिमिटेड रिसोर्सेज है, उस पर काफी ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है, उस पर काफी ज्यादा अफेक्ट पड़ता है, बिकॉज एवरी पर्सन नीड्स दोज रिसोर्सेज। दिक्कत इस बात की है। प्लस
ये जो पॉपुलेशन है ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का ये मतलब है कि कुछ लोग, कुछ ऐसे एरियाज है जो काफी डेंसली पॉपुलेटेड है, जहां बहुत सारे लोग रहते हैं, और वहीं पे इंडिया में कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे लोग रहते ही नहीं है, बहुत कम लोग रहते हैं। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इस पॉपुलेशन का ऑल ओवर द कंट्री देखा जाता है। ठीक है, तो 2.5% एरिया में 17% लोग रह रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। 2011 सेंसस का डेटा रिवील करता है कि उत्तर प्रदेश, कितने बच्चे हैं हमारे उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश with a population size of 199 million is the most populous state of India. It accounts for 16% of the country's population. अब देश की जो पॉपुलेशन है उसमें से 16%, मतलब टोटल 100% पॉपुलेशन। ठीक है बच्चों, अब यहां पर ना कंफ्यूज मत होना। जब हमने पहले बात करी थी 17% की, दैट मीन्स कि वर्ल्ड की 100% पॉपुलेशन में से 17% पॉपुलेशन हमारे देश में। अब वही 17% हमारे देश के लिए तो पूरी 100% हो गई ना, वही 17% हमारी टोटल पॉपुलेशन हो गई। फिर जो वो टोटल पॉपुलेशन है 100%, उस 100% में से 16% हमारे पास यूपी में ही है। सिर्फ यूपी में इतने सारे लोग हैं, 199 मिलियन लोग, सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है यूपी, बट एरिया वाइज सबसे ज्यादा बड़ा नहीं है। एरिया वाइज सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा स्टेट है, आप मेरे को कमेंट्स में बताएंगे। एरिया की जब हम बात करते हैं, इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट वो कौन सा है, यूपी नहीं है। यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, बट यूपी इज नॉट द बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया in terms of the area. And on the other hand, the Himalayan state of Sikkim has a population of just about 0.6 million and Lakshadweep has only 64,429 people only. यार ये देखो डिफरेंस, देखो हमारा जो सिक्किम स्टेट है, ठीक है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 0.6 मिलियन लोग रहते हैं। यहां पर रहते हैं 199 मिलियन यूपी में, और सिक्किम में सिर्फ 0.6 मिलियन, एंड लक्षद्वीप में तो सिर्फ 64,429 पीपल, मतलब बहुत ही कम पॉपुलेशन लक्षद्वीप में रह रही है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन 5 स्टेट्स। मैक्सिमम जो हमारी पॉपुलेशन है वो सिर्फ 5 राज्यों में रह रही है, वो है यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो बच्चों ये वो 5 स्टेट्स हैं जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है, मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स। ठीक है, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान, राजस्थान ऑल्सो। ठीक है, तो ये रहा राजस्थान। राजस्थान कहाँ गया, राजस्थान, राजस्थान क्यों लिखा है यहाँ, राजस्थान ओनली हैज 6% पॉपुलेशन, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश की भी 6% है। सो यस, यू कैन सी यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। ओके, राजस्थान इज द बिगेस्ट स्टेट। यहाँ पर तो रिवील ही हो गया बच्चों, एरिया के टर्म्स में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भारत का, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंडिया की 5.5% पॉपुलेशन रहती है। अब ऐसा क्यों है, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था और आई थिंक बहुत से बच्चे कंफ्यूज होकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में कंफ्यूज होंगे, बट नाउ योर कंफ्यूजन इज क्लियर्ड। इंडियाज बिगेस्ट स्टेट इज राजस्थान। और राजस्थान की बच्चों अगर बात करें, ऑल्दो इन टर्म्स ऑफ इट्स एरिया इट्स द बिगेस्ट स्टेट, बट वहां पे हमारे देश की सिर्फ 5.5% पॉपुलेशन ही रहती है। ठीक है, पर अगर हम बात करें कि 5 स्टेट्स जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, वो है यूपी, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर आता है आपका बिहार, फिर आता है आपका वेस्ट बंगाल और फिर आता है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये 5 स्टेट्स में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। ऑल्दो एरिया वाइज ये स्टेट्स उतने बड़े नहीं हैं, बट पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है। नाउ आगे देखते हैं। अब बात आती है हमारे इंडिया, अच्छा एक और क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है, लेकिन यहाँ पे फिर भी कम लोग क्यों रहते हैं? बिकॉज बच्चों आपको पता है कि राजस्थान एक काफी हॉट जगह है क्लाइमेट वाइज, वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, डेजर्ट एरिया है, तो इट इज नॉट दैट इजी फॉर पीपल टू लिव इन दैट एरिया। लाइफ जीनी वहां इतनी आसान नहीं है, इस वजह से ज्यादातर लोग वहां पर प्रेफर नहीं करेंगे रहना, राइट? चलो, इंडियाज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी। अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो एक ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, और वहीं पे ये वाले एरिया में बहुत कम 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 लोग दिख रहे हैं। कहीं पे बहुत सारे लोग हैं, कहीं पे बहुत कम कम लोग हैं। ये क्या होता है बच्चों? दिस इज डेंसिटी। सिंपल टर्म्स में दिस इज डेंसिटी, मतलब ये डेंसली पॉपुलेटेड है, ये स्पार्सली पॉपुलेटेड है क्योंकि यहाँ पे कम लोग हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया
इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यार डेंसिटी का मतलब होता है कि पर यूनिट एरिया में, जैसे ये पर एरिया है, ठीक है, पर यूनिट एरिया में एवरेज बेसिस पे कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, ओके, पर यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। वो यूनिटरी मेथड वगैरह लगाते हो कि सपोज पूरी राजस्थान की पॉपुलेशन है, ठीक है, पूरी राजस्थान की पॉपुलेशन ली और उसको पर यूनिट से डिवाइड कर दिया कि एक यूनिट में कितने लोग रह रहे हैं, तो उससे आपको पता चला एवरेज बेसिस पे पर यूनिट एरिया में इतने इतने लोग रह रहे हैं, तो उससे डेंसिटी का पता चलता है कि कितनी डेंसिटी है, कितने लोग पर यूनिट में रह रहे हैं। नाउ इंडिया की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। इसमें क्या ही वो बात है भाई, इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है तो ऑब्वियसली डेंसली पॉपुलेटेड तो होगी ही। उसी के साथ पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 में हमारे देश में थी 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग पाए जाएंगे, इस हिसाब से डेंसिटी हमारी थी। Densities vary from 1102 persons per square kilometer in Bihar to only 17 persons per square kilometer in अरुणाचल प्रदेश। अब बच्चों ये तो वही बात हो गई कि आपने जब देश का कैलकुलेट करा तो आपको 382 एवरेज पे दिख गया, बट अगर आप स्टेट वाइज देखोगे तो हर जगह की डेंसिटी वेरी करेगी, है ना। हम देखते हैं कि बिहार में पर स्क्वायर किलोमीटर 1102 लोग पाए जाएंगे, बट वहीं पे अरुणाचल प्रदेश में पर स्क्वायर किलोमीटर सिर्फ 17 लोग पाए जाएंगे। So there is a huge difference when it comes to the population. Okay? So यहाँ पर आप देख सकते हो पर स्क्वायर किलोमीटर नंबर ऑफ पर्सन्स की अगर बात करी जाए, ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है 250 एंड बिलो, तो जहां पे 250 से भी कम पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर उत्तराखंड है, ये सारी जगहें हमारी कम डेंसली पॉपुलेट, मतलब उतने ज्यादा डेंसिटी यहाँ नहीं है, उतने ज्यादा लोग यहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर नहीं है। 251 टू 500 अगर देखें तो लाइट ग्रीन एरिया में ये वाले सारे स्टेट्स 251 टू 500, फिर और बढ़ जाएगा येलो जोन में, येलो जोन में 501 से 750, तो ये पंजाब है हमारा, ठीक है, ये सब आ गया आपका 501 से 750। उसके बाद बच्चों हम देखें 751 टू 1000, तो वो आपका ऑरेंज जोन है, जैसे यूपी है, केरला है। उसके बाद 1000 एंड अबव की डेंसिटी अगर आप देखो तो वेस्ट बंगाल और बिहार में, तो एरिया के हिसाब से कैलकुलेट करी जाती है ये डेंसिटी। जैसे सपोज किसी जगह का 500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ठीक है बच्चों, 500 स्क्वायर किलोमीटर किसी जगह का। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अभी भी डेंसिटी नहीं समझ में आया, मैं आपको समझाती हूँ कैसे। एवरेज पॉपुलेशन होती है, ठीक है, 500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और सपोज 5000 लोग यहां पर रहते हैं। अब कैसे कैलकुलेट करोगे, 5000 पॉपुलेशन लोगे, एरिया लोगे, ठीक है, 10 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर आंसर आ जाएगा। पर स्क्वायर किलोमीटर 10 लोग रहते हैं जैसे एवरेज, ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि सही में पर स्क्वायर किलोमीटर आप जाओगे तो यहाँ 10 लोग, यहाँ 10 लोग, यहाँ 10 लोग, नो, इट्स एन एवरेज बेसिस, ओके। तो इस तरीके से एरिया लिया जाता है, उसको सॉरी पॉपुलेशन ली जाती है, उसको एरिया से डिवाइड करा जाता है और उससे आपको पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी मिलती है। कहीं कहीं पर जैसे एरिया कम है और लोग ज्यादा है तो वहां पे डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी कि पर स्क्वायर किलोमीटर बहुत लोग पाए जा रहे हैं। कहीं पे एरिया बहुत ज्यादा है, लोग भी ज्यादा है पर उतने नहीं, तो वहां डेंसिटी फिर भी कम होगी। एरिया बहुत ज्यादा है, लोग बहुत कम है, तो डेंसिटी काफी ज्यादा कम होगी। इस हिसाब से डेंसिटी देखी जाती है, ठीक है। अब बिहार में देखो क्योंकि एरिया कम है और लोग बहुत ज्यादा है इसलिए डेंसिटी भी काफी ज्यादा है। सेम इज द केस विद वेस्ट बंगाल, ओके। चलो आगे आते हैं। अब देखो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, आसाम और मैक्सिमम जो पेनिनसुलर स्टेट्स हैं यहाँ पे मॉडरेट डेंसिटी पाई जाती है। मतलब मॉडरेट मतलब ना बहुत ज्यादा कम है ना बहुत ज्यादा है। तो आसाम और मैक्सिमम पेनिनसुलर स्टेट्स हैं ये वाले आपके पेनिनसुलर रीजन वाले, और आसाम में मॉडरेट है, मॉडरेट। वहीं पे हिली डाइसेक्टेड रॉकी नेचर ऑफ द टेरेन, moderate to low rainfall, shallow and less fertile soils have influenced population densities in these areas. जहां पे पहाड़ी इलाके हैं,
जहाँ पे रॉकी टेरेन है, बहुत पथरीली जमीन है, मॉडरेट या बहुत कम बरसात होती है जिन एरियाज में, जहाँ पे ज्यादा सॉइल फर्टिलिटी नहीं है, खेती बाड़ी ज्यादा अच्छे से नहीं हो सकती। तो ये सारे ही फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी को इम्पैक्ट करते हैं। बच्चों इन सभी रीजन्स के अंदर लोग कम से कम रहना पसंद करेंगे, बिकॉज पीपल लाइक टू लिव इन द एरिया जहां पर ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन फैसिलिटीज आसान हो, जहां पर उनका मीन्स ऑफ लाइवलीहुड प्रैक्टिस करना आसान हो। अगर उन्हें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना है या फिर सर्विस सेक्टर में जाना है या फिर किसी इंडस्ट्री में काम करना है, जहां पर वो फैसिलिटीज मिलेंगी वहां पर लोग रहना ज्यादा पसंद करेंगे। जो थोड़ी खराब टेरेन है, जहां बरसात कम है, जहां फर्टिलिटी नहीं है सॉइल में, वहां लोग रहना प्रेफर नहीं करेंगे, तभी पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है। नदर्न प्लेन्स और केरला इन द साउथ, they have high to very high population density because of the flat plains with fertile soil, abundant rainfall. Flat plains, fertile soil, abundant rainfall. Okay. Identify the 3 states of the northern plains with high population density. और उसी के साथ बच्चों हमारे नदर्न प्लेन्स, यहाँ पे देखिए ये वाला पूरा जो इलाका है नदर्न प्लेन्स का है ना, ये भी इधर भी चले जाओ थोड़ा सा, नॉर्थ ईस्ट में भी आपको दिख रहा है, प्लस हमारा जो केरला है, ये कुछ ऐसे एरियाज है जहां पर काफी फ्लैट लैंड है, प्लेन एरिया है, सॉइल फर्टिलिटी है, बरसात अच्छी खासी होती है, ठीक है। सो पीपल प्रेफर टू लिव इन दीज एरियाज। यहाँ पर खेती बाड़ी अच्छे से हो सकती है, आपको सारी चीजें जो हैं अवेलेबल इजीली हो सकती हैं, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज आपको इजीली मिल सकती है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वेरी इजी फॉर देम, ठीक है। दैट इज वाई दीज एरियाज आर डेंसली पॉपुलेटेड, हाई रेनफॉल्स, हाई सॉइल फर्टिलिटी, फ्लैट लैंड, तो ये सारी चीजें इनको बहुत ज्यादा डेंस बनाती हैं, बिकॉज पीपल like to prefer to live here. Identify 3 states of northern plains with high population density. कौन से states हैं northern plains के high population? बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है, आपका पंजाब भी है, ठीक है। तो ये सारे ही आपके high population density वाले states हैं, कम तो नहीं है यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं। Population growth and processes of population change. अब बच्चों पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज की बात क्या होती है? सबसे पहले तो बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की। जैसे आज मैं बोलती हूँ कि आज यहाँ पे इस एरिया में 1000 लोग रहते हैं, फिर मैं 5 साल बाद चेक कर रही हूँ यहाँ पर वही 1000 लोग जो पहले रहते थे अब यहाँ पे 1500 लोग हो गए हैं, तो 500 लोगों की ग्रोथ आई है, इंक्रीज इन नंबर्स, राइट। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज डेफिनेटली पॉपुलेशन ग्रोथ। वहीं पे पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन चेंज का ये मतलब है, अब एक तो ये सिनेरियो हो सकता है कि यहाँ पर 1000 लोग थे और फिर कुछ लोगों के बच्चे हो गए और फिर और एक्स्ट्रा 500 आ गए, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कुछ लोग बाहर के एरिया से इस एरिया में शिफ्ट हुए हैं, माइग्रेट होकर आए हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के नए बर्थ्स रिकॉर्ड हुए हैं, कुछ लोगों की डेथ्स भी रिकॉर्ड हुई हैं। तो कुछ कुछ प्रोसेसेस होते हैं पॉपुलेशन चेंज के। इट कुड बी कि पीपल हैव माइग्रेटेड टू दिस एरिया, न्यू पीपल हैव कम इन दिस एरिया, यहाँ पे या फिर यहाँ पे बर्थ्स इतने रिकॉर्ड हुए हैं, नए लोग जन्मे हैं यहाँ पर, या फिर कुछ लोगों की डेथ हुई है। ऑल ऑफ दीज प्रोसेसेस अफेक्ट द पॉपुलेशन चेंज या पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन एक डायनामिक फिनोमिना है। The numbers, distribution, composition of the population are constantly changing. Influence of the interaction of 3 processes, namely births, deaths and migrations. तो ये 3 चीजें हैं जो कि इम्पैक्ट करती है पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज को, ठीक है। नेमली कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करके आ रहे हैं। Let's see. Growth of the population refers to the change in the number of the inhabitants of a country territory during a specific period of time, say during the last 10 years. जब भी बच्चों हम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन कितनी ग्रो करी है, इसका ये मतलब होता है कि नंबर जो है किसी भी जगह के इनहैबिटेंट्स का वो एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान किस तरीके से चेंज हुआ है। जैसे कि यहाँ पर बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा। कोई भी ऐसा चेंज 2 तरीकों से एक्सप्रेस करा जा सकता है। एक होता है एब्सोल्यूट नंबर्स के टर्म्स में, एक होता है परसेंटेज चेंज के टर्म पे, ठीक है। मतलब कि देखो एब्सोल्यूट नंबर्स का मतलब हो गया, एब्सोल्यूट नंबर्स एडेड ईच ईयर और डिकेड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज, इट इज ऑब्टेन्ड बाय सिंपली सब्ट्रैक्टिंग द अर्लियर पॉपुलेशन फ्रॉम द लेटर पॉपुलेशन, दिस इज रेफर्ड टू एज द एब्सोल्यूट इंक्रीज। अब मैं सपोज बात कर रही हूँ कि 2011 में किसी एक एरिया की मैं बात कर रही हूँ कि दिस इज सपोज एरिया ए, यहाँ पे पता है 2011 में पॉपुलेशन है, 2011 में यहाँ पे पॉपुलेशन है 10,000, ठीक है, और 2001 में यहाँ पे पॉपुलेशन थी 7500, ठीक है।
तो एक एब्सोल्यूट इंक्रीज कितना आया है? 2001 में यहाँ पे 7500 लोग रहते थे, 2011 लाइक आफ्टर 10 इयर्स यहाँ पर 10,000 लोग रह रहे हैं। तो जब मैं एब्सोल्यूट इंक्रीज की बात करती हूं, जब मैं एब्सोल्यूट इंक्रीज की बात करती हूं, तो इसका मतलब है 2000 की पॉपुलेशन जो है, जो नए साल की पॉपुलेशन है, उससे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी 7500 को और मेरे पास आ जाएगा 2500। तो ये हो गया एक तरीके से एब्सोल्यूट इंक्रीज कि 2500 जो है वो एब्सोल्यूट इंक्रीज हुआ है इस पॉपुलेशन में। उसी के साथ एक और बता रखा है कि परसेंटेज चेंज पर ईयर। हो सकता है मैं ये बोलूं कि हर साल 2% पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर एक साल 10,000 है, फिर 2% बढ़ रही है, फिर 2% बढ़ रही है, फिर 2% बढ़ रही है, तो दैट इज द परसेंटेज चेंज। तो दो तरीके से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। एक हो सकता है एब्सोल्यूट इंक्रीज कितना आया है, मतलब विद इन अ स्पैन ऑफ वट एवर फिक्स्ड ईयर्स जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो रिसेंट ईयर से पिछले वाले साल की पॉपुलेशन को सब्ट्रैक्ट करके आपको एब्सोल्यूट इंक्रीज मिलेगा। या फिर आप परसेंटेज चेंज के हिसाब से बात कर सकते हो कि हर साल इतना परसेंट पॉपुलेशन में ग्रोथ देखा जा रहा है। Rate or the pace of population increase is the other important aspect. It is studied in percent annum. A rate of increase of 2% per annum means that in a given year, there was an increase of 2% for every 100% in the base population. This is referred to as the annual growth rate. भाई अब किसी जगह पे अगर हम बोल रहे हैं कि सपोज 2% का इंक्रीज आ रहा है, दैट मीन्स कि पर 100 लोग 2 लोग बढ़ते चले जा रहे हैं उस जगह पर, तो इसका मतलब ये होता है कि दिस इज द एनुअल ग्रोथ रेट। हर साल कितनी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, विच इज 2%. Okay, India's population has been steadily increasing from 361 million in 1951 to 1028 million in 2001. तो 1951 में 361 मिलियन पॉपुलेशन हमारे देश में रहती थी और 2001 में 1028 मिलियन पॉपुलेशन हो गई। तो अगर इसमें एब्सोल्यूट इंक्रीज आपको कैलकुलेट करना हो तो आप इसको इससे माइनस कर दोगे कि इतने सालों में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, ठीक है, दिस माइनस दिस, तो आपको इससे पता चलेगा कि इतने मिलियन लोग बढ़ गए हैं। ओके, देखिए मैग्नीट्यूड एंड रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ। अब यहां पर इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात करी जा रही है, जरा देखते हैं इस डेटा को। टोटल पॉपुलेशन अगर देखी जाए 1951 में इट वाज 361 मिलियन, 1961 में 439.2 मिलियन, 1971 में 548.2 मिलियन, 1981 में 683.3 मिलियन, 1991 में 846.4 मिलियन, 2001 में 1028.7 मिलियन और 2011 में 1210.6 मिलियन। क्या इंक्रीज आ रहा है आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं, इंक्रीज इन अ डेकेड। अब यहाँ पे डेकेड के इंक्रीज यानी कि 10 साल में कितना इंक्रीज आ रहा है इस पॉपुलेशन में, ठीक है। डेकेड का क्या मतलब हो गया, यू आर टॉकिंग अबाउट द 10 ईयर इंक्रीज। अब यहां देखो बच्चों बहुत इजी है इसको कैलकुलेट करना। 439 माइनस 361 करेंगे ना तो 78 आएगा, तो ये इतना इंक्रीज आ रहा है। दिस माइनस दिस करेंगे तो इतना आएगा, है ना। देखो ऐड करो इसको, 439 539, ठीक है। तो इस तरीके से 630 1981 में इतने, 1971 में इतने, इसको इससे माइनस करोगे तो इतना जो है एब्सोल्यूट इंक्रीज आया है, फिर इतना एब्सोल्यूट इंक्रीज, इतना एब्सोल्यूट इंक्रीज, इतना एब्सोल्यूट इंक्रीज। और एनुअल ग्रोथ रेट कि हर साल कितना ग्रोथ रेट देखा गया है, तो 1951 में आप देख रहे हो 1.25%, 1.96, 2.20, 2.22, 2.16, 1.97, 1.64। तो परसेंटेज इंक्रीज थोड़ा थोड़ा कम हुआ है इन द लेटर ईयर्स, which is actually a good thing. Yes. So since 1981 से ही rate of growth started declining. During this period, birth rates declined. Still 182 million people were added to the total population in the 1990s alone. तो हम लोग देखते हैं कि बर्थ रेट थोड़े डिक्लाइन होने चालू होते हैं। पहले लोग बहुत बच्चे पैदा कर रहे थे, फिर लोगों ने थोड़े कम कम बच्चे पैदा करने चालू करे, तो बर्थ रेट थोड़ा डिक्लाइन हुआ है सिंस 1981। स्टिल डिक्लाइन भी हुआ बर्थ रेट, तो क्या स्टिल बच्चे तो पैदा हो रहे हैं ना। 182 मिलियन लोग ऐड हो गए इन द टोटल पॉपुलेशन इन 1990s अलोन। Declining trend of the growth rate is indeed a positive indicator of the efforts of birth control. Despite that, the total additions to the population base continue to grow and India has overtaken China in 2023 to become the most populous country in the world. यार पहले मैं बोल रही हूँ कि एक साल में 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं, अगले साल चलो 90 बच्चे पैदा हो रहे हैं, फिर उसके बाद 80 बच्चे पैदा हो रहे हैं। Although
आपका ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो रहा है, बट स्टिल पैदा तो होते जा रहे हैं बच्चे, वो एडअप तो होते जा रहे हैं, पहले 100 हो रहे हैं, फिर 90 ऐड हो रहे हैं, फिर 80 ऐड हो रहे हैं, ऐड तो होते चले जा रहे हैं ना। तो वही चीज है कि ऑल्दो द बर्थ रेट्स हैव डिक्लाइंड, इससे पता चलता है कि लोग बर्थ कंट्रोल यूज कर रहे हैं, कम से कम बच्चे पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल एडिशनल पॉपुलेशन इज बीइंग एडेड। डिस्पाइट दैट टोटल एडिशन, अगर पॉपुलेशन की बात करें तो वो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, ऐड तो हर साल होता चला जा रहा है। और इसी का नतीजा है कि इंडिया ने पॉपुलेशन के टर्म्स में चाइना को ओवरटेक कर लिया है। जब हम छोटे थे तो हम यही पढ़ते थे कि चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, बट नाउ द सिनेरियो हैज टोटली चेंज्ड एंड इंडिया हैज ओवरटेकन चाइना। और ये कोई रेस तो थी नहीं जिसमें ओवरटेक करके हम खुश हों, ये पॉपुलेशन की बात है। और बच्चों बहुत सारे लोग हमारे देश में अब हैं और चाइना से भी ज्यादा है, वर्ल्ड में एक्चुअली सबसे ज्यादा है। खुशी की बात इसमें वैसे है नहीं, बट स्टिल। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हुआ है ओवर द इयर्स, बड़ा भी है, देखो 61 71 में सबसे ऊंचा भी गया है, फिर थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ 71 81 में, और तब से डिक्लाइन हो रहा है, विच इज अ गुड थिंग, विच मीन्स दैट पीपल आर नॉट गिविंग बर्थ टू सो मेनी चिल्ड्रन, जितना वो पहले पैदा कर रहे थे, कम हुए हैं उस हिसाब से। और अगर इंडिया की पॉपुलेशन देखें, बट हाँ चाहे कम पैदा हो रहे हैं ज्यादा पैदा हो रहे हैं, पॉपुलेशन तो बढ़ती चली जा रही है, पैदा तो हो ही रहे हैं। तो 1901 1911 आप देख रहे हो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, देख सकते हो 2011 में 1210.19 मिलियन पॉपुलेशन यहाँ पहुंच गई। अब किसी भी जगह की, मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन चेंज तब आता है या ग्रोथ रेट में अफेक्ट पड़ता है 3 सिनेरियो से, बर्थ रेट, डेथ रेट, मतलब कितने लोग पैदा हो रहे हैं उस एरिया में, कितने लोग मर रहे हैं उस एरिया में, और कितने नए लोग उस एरिया में आके बस रहे हैं। 3 मेन प्रोसेसेस ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। देखो नेचुरल इंक्रीज अगर किसी भी पॉपुलेशन का देखा जाएगा तो यही देखा जाएगा, सपोज चलो एग्जांपल लेते हैं, यहां पर 1000 लोगों की पॉपुलेशन है, ठीक है, मैं बोलती हूँ विद इन अ ईयर इस 1000 में से डेथ कितनी हुई, 50 लोगों की डेथ हो गई, और बर्थ हुए यहाँ पे 200 लोगों के। क्या हो जाएगा इस पॉपुलेशन में, क्या नेचुरल रेट की अगर बात करें, नेचुरल ग्रोथ रेट की बात करें, क्या आएगा, वो 200 लोग और जुड़ गए तो मतलब 1200 लोग हो गए, पर 1200 में से 50 लोग मरे भी तो हैं, ठीक है, तो 50 लोग मरे भी हैं, तो इसलिए 1150 लोग हो गए, बर्थ रेट डेथ रेट सब जोड़कर। तो यही चीज है, नेचुरल इंक्रीज पॉपुलेशन का होता है डिफरेंस बिटवीन द बर्थ एंड द डेथ रेट, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। बर्थ रेट जो भी है 200 माइनस 50 करोगे तो 150 इज द इंक्रीज, नेचुरल इंक्रीज जो उस जगह पे आया है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। Birth rate, number of live births per 1,000 persons in a year, major component of growth because in India birth rates have always been higher than the death rates. Obviously लोग पैदा ज्यादा हो रहे हैं, मर कम रहे हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ ही रही है। अगर लोग मर ज्यादा रहे होते और पैदा कम हो रहे होते तो पॉपुलेशन घट रही होती, समझ रहे हो। बट हमेशा इंडिया में यही सिनेरियो रहा है कि बर्थ रेट ज्यादा रहे हैं डेथ रेट से, दैट इज वाई पॉपुलेशन में एक इंक्रीज ही देखने को हमें मिलता है। तो बर्थ रेट है बर्थ्स पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, तो पर 1000 पर्सन कितने बर्थ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एक साल में, दैट इज द बर्थ रेट। उसी के साथ बच्चों अगर हम देखें यहाँ पर डेथ रेट होता है नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन, ये भी वही सेम चीज है, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन, नंबर ऑफ डेथ कैलकुलेट करा जाता है इन अ ईयर। एंड इंडियन पॉपुलेशन हम देखते हैं मेन कॉज of the rate of growth of the Indian population has been the rapid decline in the death rate. And over the years हमें birth rate में ठीक है उतना इंक्रीज नहीं, बट हाँ एक इंक्रीज तो देखने को मिला है, बट डेथ रेट में एक डिक्लाइन देखने को मिला है, डेथ रेट कम हुआ है, मतलब लोग कम मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों हेल्थ वाइज इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, लोगों को बेहतर ट्रीटमेंट मिल पाता है, इलनेसेस को फाइट कर पा रहे हैं लोग, उनका अच्छा इलाज हो पा रहा है। दैट इज द रीजन कि डेथ रेट डिक्लाइन कर रहा है, विच इज अ गुड थिंग फॉर अ कंट्री। बट हाँ पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है, क्योंकि डेथ रेट कम हो रहा है, बर्थ रेट ज्यादा हो रहा है, तो पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है। थर्ड कंपोनेंट किसी भी पॉपुलेशन ग्रोथ का होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब है मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज, जब लोग एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं तो दैट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन इंटरनल हो सकती है, मतलब हो सकता है कि कोई एक देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाके बस रहा है, कोई यूपी छोड़ के दिल्ली आ गया या दिल्ली छोड़ के कोई बॉम्बे चला गया, तो वो एक इंटरनल माइग्रेशन हो जाएगी। और या फिर माइग्रेशन इंटरनेशनल भी हो सकती है, दैट इज बिटवीन कंट्रीज, मतलब कोई इंडिया छोड़ के यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं चला गया, तो वो
हमारी इंटरनेशनल माइग्रेशन हो जाएगी, बट एक इंटरनल माइग्रेशन होती है जहां पे लोग कंट्री के अंदर ही जगह बदल रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं ना। इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन बट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन द नेशन. Migration plays a very significant role in changing the composition and distribution of population. अब जब इंटरनल माइग्रेशन होती है बच्चों, अगर कोई यूपी छोड़ के दिल्ली आ गया, दिल्ली छोड़ के बॉम्बे चला गया, उससे देश के पॉपुलेशन साइज पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में फर्क पड़ेगा. मतलब दिल्ली छोड़ के अगर लोग बॉम्बे आ गए हैं तो बॉम्बे की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, दिल्ली की घट जाएगी, बट इंडिया की पॉपुलेशन तो उतनी ही रह रही है ना, इंडिया छोड़ के तो कोई नहीं गया. तो वही बात है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन द स्टेट्स में फर्क पड़ेगा, बट इंडिया एज अ होल की पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा इंटरनल माइग्रेशन से. चेंज अगर आएगा तो वो होगा आपकी इंटरनेशनल माइग्रेशन से, कि इंडिया से इतने लोग छोड़ के दूसरे देशों में चले गए, उस माइग्रेशन से हमारे इंडिया के पॉपुलेशन साइज पे फर्क पड़ेगा. बट इंटरनल माइग्रेशन से इंडिया के पॉपुलेशन साइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इन इंडिया most migrations have been from rural to urban areas because of the push factor in the rural areas. These are adverse conditions of poverty and unemployment in the rural areas. मैक्सिमम इंडिया में लोग माइग्रेट करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में. बहुत से लोग रूरल एरियाज छोड़कर अर्बन एरियाज में भागते हैं बच्चों. क्यों? बिकॉज ऑफ द पुश फैक्टर इन द रूरल एरिया. रूरल एरिया में क्या लोग धक्के मार रहे हैं, निकल यहां से? हाँ, ऐसा नहीं है. पुश फैक्टर का मतलब है कि एडवर्स कंडीशंस जिसमें लोगों को रहना पड़ रहा है. अब गांव में जो इंसान रह रहा है वो देख रहा है यार यहाँ पे गरीबी बहुत है, यहाँ पे मेरे पास काम करने के लिए कुछ नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, मैं कैसे कमाऊं, मैं कैसे अपने परिवार का पेट भरूं. तो इसी वजह से वो इंसान मजबूर हो जाता है उस रूरल एरिया को छोड़कर शहर में आने के लिए. तो वो एक पुश फैक्टर है जो कि उसको पुश कर रहा है कि लीव दिस एरिया एंड गो टू अ बेटर प्लेस टू अर्न बेटर. ठीक है, तो दैट इज द पुश फैक्टर, क्योंकि पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस बहुत ज्यादा है रूरल एरियाज में. और सिटीज का एक पुल फैक्टर है, सिटीज पुल कर रही हैं उनको, जैसे सिटी में पकड़ के लोग खींच रहे हैं इधर आ तू. नहीं, पुल फैक्टर का मतलब बच्चों सिर्फ इतनी सी चीज है कि सिटीज एक अपॉर्चुनिटी देती हैं. बहुत सारी चीजों में आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यहाँ पे रोजगार है, यहाँ लोगों को काम मिलेगा, बेहतर दिहाड़ी मिलेगी, बेहतर पैसा मिलेगा. तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बेटर लिविंग कंडीशंस एक पुल फैक्टर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए रहता है. दैट इज व्हाई दे मूव टू द सिटी. सबसे ज्यादा माइग्रेशन यही होता है इंडिया में. रूरल अर्बन माइग्रेशन की वजह से एक तरीके से सिटीज और टाउन्स की पॉपुलेशन बढ़ गई, क्योंकि बहुत से लोग ग्रामीण क्षेत्र छोड़ के शहर आ गए, तो शहरों की जो जनसंख्या है वो बढ़ गई. अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 17.29% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन 1951 टू 31.80% इन 2011. अर्बन एरियाज में देश की 31.80 पॉपुलेशन रहती है 2011 में. सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया है मिलियन प्लस सिटीज में, फ्रॉम 35 टू 53 इन जस्ट वन डिकेड. 2023 में 59 मिलियन प्लस सिटीज इन इंडिया. 59 मिलियन प्लस सिटीज इन इंडिया, मतलब इतने लोग रहते हैं सिटीज में. वेरी गुड. अब बात कर लेते हैं एडोलेसेंट पॉपुलेशन की, जिसमें आप लोग भी आते हैं बच्चों. 1/5 हमारी टोटल पॉपुलेशन का हिस्सा है एडोलेसेंट पॉपुलेशन. ठीक है, यानी कि हमारे जो 10 से 19 साल के बच्चे हैं, एज ग्रुप ऑफ 10 to 19 ईयर्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द फ्यूचर हो आप लोग. हमारे देश के भविष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं आप लोग, क्योंकि आप ही हमारे आने वाला कल हो. ठीक है, आप ही कुछ कर सकते हो, तभी आपको पढ़ाया जाता है. तो देखिए, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स एडोलेसेंट्स की हायर हैं देन दोज ऑफ नॉर्मल चाइल्ड और एडल्ट. किसी भी नॉर्मल चाइल्ड या एडल्ट से कंपेयर करें तो एडोलेसेंट को जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो ज्यादा बेहतर चाहिए होता है, बिकॉज वो उनका ग्रोइंग स्टेज होता है लाइफ में. ठीक है, आप फिजिकली ग्रो कर रहे हो उस टाइम पे, सो यू नीड बेटर न्यूट्रिशन देन एनी एडल्ट और एनी चाइल्ड. ठीक है, तो अच्छा खाना खाया करो प्लीज. मोमोज, बर्गर, पिज्जा थोड़े कम कर दो. पुअर न्यूट्रिशन कैन लीड टू डेफिशिएंसी एंड स्टंटेड ग्रोथ. और अगर आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा इस स्टेज पे तो आप डेफिशिएंट रह जाओगे. बहुत से रिसोर्स, मतलब बहुत से हम बोल सकते हैं बॉडी में कमियां हो जाती हैं बहुत सी चीजों की. ठीक है, तो डेफिशिएंट हो जाओगे. हो सकता है किसी में विटामिन इसकी कमी, विटामिन उसकी कमी. ठीक है, तो वो सारी हमें कमियां नहीं चाहिए. एंड स्टंटेड ग्रोथ. स्टंटेड ग्रोथ मतलब पूरे तरीके से ग्रो नहीं हो पाओगे, स्टंटेड ग्रोथ रह जाएगी, कम ग्रोथ रह जाएगी. बट इन इंडिया डाइट अवेलेबल टू एडोलेसेंट्स इज इनएडिक्वेट इन ऑल न्यूट्रिएंट्स. और इंडिया में जो एडोलेसेंट्स को डाइट मिल रही है वो एडिक्वेट नहीं है, वो काफी नहीं है, उसमें उतना न्यूट्रिशन नहीं है जितना उन्हें रिक्वायर्ड है. बहुत सारे एडोलेसेंट लड़कियां जो है वो एनीमिया से सफर करती हैं. प्रॉब्लम्स जो हैं उनको एडिक्वेट अटेंशन नहीं मिली है. एडोलेसेंट गर्ल्स को
एक तरीके से सेंसिटाइज करना है टू द प्रॉब्लम्स दे कन्फ्रंट, द अवेयरनेस कैन बी इम्प्रूव थ्रू द स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एजुकेशन अमंग देम। और बहुत सी ऐसी चीजें होती है बच्चों जिससे कि बच्चे अवेयर ही नहीं है। और कैसे उनको सेंसिटाइज करा जाएगा? सेंसिटाइज कैसे करा जाएगा? ऑब्वियसली उनको ज्ञान की बौछार करके उनको पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आपकी हेल्थ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से इश्यूज आप इस टाइम पे फेस कर सकते हो, अच्छा न्यूट्रिशन लेना, अच्छी डाइट लेना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हु आर एडोलेसेंट्स। ठीक है, तो वो एक चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यस यू गाइज आर अवर फ्यूचर। हमारे देश का फ्यूचर ही ऐसे स्टंटेड ग्रोथ में डिफिशियंट हो जाएगा, मैल नरिश्ड हो जाएगा। वी डू नॉट वांट दैट। ठीक है, वी नीड हेल्दी पीपल फॉर अ कंट्रीज पॉपुलेशन टू एक्चुअली एक्सेल। उसी के साथ एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लास्ट चीज है जिसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। रिकॉग्नाइजिंग द प्लानिंग ऑफ फैमिलीज वुड इंप्रूव इंडिविजुअल हेल्थ एंड वेलफेयर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड द कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम in 1952. The Family Welfare Program has sought to promote responsible planned parenthood on a voluntary basis. National Population Policy is a culmination of the years of planned efforts. तो बच्चों गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि प्लानिंग जो है ना, फैमिली प्लानिंग, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसी से ही इंडिविजुअल हेल्थ वेलफेयर काफी इंप्रूव हो सकता है। अब ऐसे होता है ना, क्या होता है, माँ बाप के पास पैसे नहीं है और वो बच्चे बच्चे पैदा कर दिए उन्होंने। अब बहुत बच्चे हैं, है ना, फैमिली प्लानिंग करी नहीं, बच्चे पे बच्चा पैदा हो गया। अब 6-6 बच्चे, 7-7 बच्चे, उसमें से अब भाई किसको स्कूल भेजें, किसको खाना खिलाएं? रोटी खाने के पैसे नहीं है, खिलाने के पैसे नहीं है, स्कूल भेजने के पैसे नहीं है, उनको कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है। क्या करे फिर ऐसी स्थिति में इंसान? इसी वजह से फैमिली प्लानिंग काफी ज्यादा जरूरी है ताकि इंडिविजुअल हेल्थ वेलफेयर को इंप्रूव करा जाए। और इसलिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में सरकार लेकर आई। इससे एक रिस्पॉन्सिबल प्लान्ड पेरेंटहुड प्रमोट करने की गवर्नमेंट ने कोशिश करी थी कि प्लानिंग कर कर ही आप बच्चे पैदा करें, ऐसे नहीं कि लाइन लगा दे बच्चों की। ठीक है, और इन्हीं सब एफर्ट्स का एक कल्मिनेशन एज अ रिजल्ट हम लोग देखते हैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को लाया गया 2000 में। ये प्रोवाइड करता है एक पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इंपार्टिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 14 years of age, reducing infant mortality rate to below 30 per 1,000 live births, achieving universal immunization of children against all vaccine preventable diseases, and promoting delayed marriage for girls, making family welfare a people-centered program. तो बच्चों NPP 2000 का देखो पर्पस क्या है। ये इस तरीके से लेकर आए थे कि ऐसी पॉलिसीज लाने की कोशिश कर रहे थे इस प्रोग्राम के तहत जहां पर फ्री कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए टू ऑल चिल्ड्रन अप टू 14 years of age। तो बहुत बारी क्या होता है कि माँ बाप गरीब है, वो सोचते हैं अब इतने सारे बच्चे हैं, इनको पढ़ाएं कैसे, तो एक दो बच्चों को चलो लड़कों को ही पढ़ा देते हैं, लड़कियों को छोड़ते हैं, या फिर पढ़ाते ही नहीं बच्चों को, सबको काम पे लगा देते हैं बचपन में। इस वजह से यहाँ पर एक बहुत मेन फोकस ये था कि आपके बच्चों को 14 साल तक फ्री एजुकेशन, फ्री कंपल्सरी एजुकेशन, स्कूल भेजना ही भेजना है, और वो पढ़ाई जो है 14 साल तक बिल्कुल मुफ्त है, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है पैसे की। ठीक है, तो एक वो चीज थी। साथ ही में रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टालिटी। अब होता क्या है बच्चों, व्हाट इज इन्फेंट मोर्टालिटी? डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 year। बच्चा पैदा हो गया लेकिन 1 साल पहुंचने से पहले ही मर गया, तो वो होती है इन्फेंट मोर्टालिटी। तो बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 year जितने बच्चों की डेथ हो जाती है, दैट इज द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो उस इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को कम करने की कोशिश करी जा रही थी कि जो इन्फेंट्स हैं, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको सही कंडीशंस में रखा जाए, हेल्दी बेबी पैदा हो ताकि वो मरे ना। तो उसको भी रिड्यूस करना है टू 30 per 1,000 बर्थ्स, पर 1,000 बर्थ सिर्फ 30 तक रिड्यूस करना है, कम करने की कोशिश करी जा रही है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस। तो जिन भी बीमारियों से आप बच सकते हो वैक्सीन के थ्रू, जो इंजेक्शन लगते हैं ना बचपन में, वैक्सीन लगते हैं, बच्चा जब पैदा होता है आपको पता होगा बहुत सारी उसको वैक्सीन लगाई जाती हैं, क्योंकि तब खतरा होता है, बच्चे के अंदर उतनी इम्यूनिटी नहीं है, अभी बेचारा पैदा हुआ है, तो उसको खतरा है बहुत सारी बीमारियों का, इसलिए बहुत सारी उसको वैक्सीन लगाई जाती हैं ताकि वैक्सीन से जो जो डिसीजेस आप प्रिवेंट कर सकते हो, बच सकते हो, उससे बच जाओ। तो वही कोशिश करी जा रही है कि उनको जो है इम्यूनाइज करा जाएगा सारे वैक्सीन प्रिवेंटेड डिसीजेस के लिए, और उनको वैक्सीन दी जाए। साथ ही में डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स, ये नहीं कि माँ बाप ने बेटी पैदा कर दिया, बेटी तो सर का बोझ है, चलो इसकी शादी करवा दो, नहीं, लड़कियों की शादी नहीं, पहले पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कराओ। एंड मेकिंग फैमिली वेलफेयर अ पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम। और फैमिली वेलफेयर एक लोगों को सेंटर करके, मतलब लोगों को फोकस में लेकर ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए जिससे फैमिली वेलफेयर को प्रमोट करा जाए। ठीक है, तो ये सारी कोशिशें करी गई थ्रू दी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 2000। और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है समाप्त। तो बच्चों बेसिकली इस चैप्टर के अंदर काफी फैक्चुअल डिटेल्स हैं,
आपको पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बताया गया है, आपको बताया गया है कि कौन से स्टेट्स में ज्यादा पॉपुलेशन है, कौन से स्टेट्स में कम पॉपुलेशन है। फिर आपको बताया गया है कि पॉपुलेशन ग्रोथ और चेंज कैसे आता है, एब्सोल्यूट इंक्रीज क्या होता है, परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन चेंज कैसे आता है, 3 चीजों से आता है, बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, ठीक है, वो सारी चीजें बताई गई। और लास्टली एडोलेसेंट पॉपुलेशन की बात करी गई और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की बात करी गई। दैट वाज द चैप्टर, दैट इज इट। very very easy, very very simple chapter. Okay guys, thank you so much, take care and bye bye.